1964 में कथावाचक भारत छोड़कर इंग्लैंड में पढ़ाई करने चला जाता है। वहाँ वह अन्य बंगाली कुम्हारे लोगों के साथ रहता है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काम करता है। फिर 1969 में जब कथावाचक 36 साल का होता है, उसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट की लाइब्रेरी में नौकरी मिल जाती है और उसका बड़ा भाई उसकी शादी तय कर देता है। वह अपनी शादी के लिए कलकत्ता जाता है और फिर अपनी नई पत्नी को भारत में छोड़कर बोस्टन के लिए विमान में सवार हो जाता है। अटलांटिक महासागर के उस पार की उड़ान में कथावाचक उत्तरी अमेरिका के लिए एक गाइडबुक पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि अमेरिकी सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अंग्रेजी चाय के लिए समय नहीं निकालते हैं। जैसे ही वे उतरते हैं, कप्तान घोषणा करता है कि अमेरिकी चंद्रमा पर उतर गए हैं, जिस पर कथावाचक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, भले ही उसके आसपास के कुछ लोग खुशी मनाते हैं। कथावाचक शुरू में YMCA में रहता है, जहां वह रात में दृश्यों और ध्वनियों से अभिभूत हो जाता है, कार के हॉर्न, बसें, चमकते सायरन। वह MIT लाइब्रेरी में अपनी नौकरी पर जाना शुरू करता है और उसे एक बैंक खाता मिलता है। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स किराए पर लेता है और अमेरिकी मुद्रा के बारे में सीखता है। चूंकि वह अपने कमरे में खाना नहीं बना सकता, इसलिए वह कॉर्नफ्लेक्स और दूध के लिए एक कटोरा और चम्मच खरीदता है। किराने की दुकान पर दूध खरीदना उसके लिए नया है, क्योंकि लंदन में उसका दूध हर सुबह बोतलों में दिया जाता था। वह हर भोजन के साथ कॉर्नफ्लेक्स लेना शुरू कर देता है। कथावाचक अपने नए देश में जीवन के बारे में जानने के लिए बोस्टन YMCA में अपने गर्म और शोरगुल वाले कमरे में सोने के लिए संघर्ष करते हुए वह विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल करता है। फोन पर महिला ने कथावाचक को बताया कि वह केवल हार्वर्ड या MIT के लड़कों को ही घर किराए पर देती है, और जब वह उसे आश्वस्त करता है कि वह MIT में काम करता है, तो वह उसे कमरा दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है। अच्छा प्रभाव डालने के लिए वह तैयार होता है और अपने साक्षात्कार के लिए लिस्टेरिन का उपयोग करता है। वह पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहा जो भारतीय नहीं है। मकान मालकिन श्रीमती क्रॉफ्ट बहुत बूढ़ी साबित होती हैं, जो पुराने विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े पहनती हैं। हालांकि उनका चेहरा बूढ़ा है उम्र के कारण पस्त, लेकिन वे भयंकर भी दिखती हैं। वह कथावाचक पर चिल्लाती हैं कि वह तुरंत दरवाज़ा बंद कर दे और उसे हर बार अंदर आने पर ऐसा करने का निर्देश देती हैं। घर पुराने ज़माने का है, वहाँ एक परित्यक्त बेंद, एक बंद पियानो, पुराने ज़माने की मेज़ की कवरिंग, पंजे वाले फर्नीचर हैं। श्रीमती क्रॉफ्ट के पास एक टेलीफोन और एक रेडियो है। वह टिप्पणी करती है कि उनकी नियुक्ति के लिए समय पर आया था और उन्हें उम्मीद है कि वह किराया देने के लिए भी समय पर आएगा। बातचीत करते समय श्रीमती क्रॉफ्ट ने कथावाचक से ताला फिर से जांचने के लिए कहा। वह उसे बताती है कि चांद पर अमेरिकी झंडा फहरा रहा है, जिसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा है, हालांकि यह सब अखबारों में छपा हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ घंटे खोजबीन और चट्टानें इकट्ठा करने में बिताए। एक अंतरिक्ष यात्री ने चांद के परिदृश्य को शानदार उजाड़ बताया। श्रीमती क्रॉफ्ट ने कथावाचक से चांद पर उतरने को शानदार कहने पर जोर दिया, जिससे उसे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ और उसने उसे यह शब्द दोहराने के लिए मजबूर किया। खुश होकर श्रीमती क्रॉफ्ट ने उसे कमरे का निरीक्षण करने का आदेश दिया। कथाकार को यह संतोषजनक लगता है। श्रीमती क्रॉफ्ट उसे एक चाबी देती हैं, उसे हर शुक्रवार को पियानो कीज के ऊपर की छत पर किराया छोड़ने के लिए कहती हैं, और वह उससे महिलाओं को घर पर न बुलाने के लिए कहती हैं। जब वह विरोध करता है कि वह शादीशुदा है, तो ऐसा लगता है कि वह सुन नहीं रही है। कथावाचक की पत्नी का नाम माला है। उनकी शादी तय की गई थी और कथावाचक को इस पर न तो कोई आपत्ति है और न ही कोई उत्साह, यह केवल उसका कर्तव्य है। शादी के बाद उन्होंने एक साथ 5 रातें बिताईं और हर रात वह रोती रही और ऐसा करते समय कथावाचक से दूर हो जाती थी। उसने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं किया और इसके बजाय बिस्तर पर अपनी गाइडबुक पढ़ता रहा। उसकी मां की मृत्यु 6 साल पहले उसके और माला के बगल वाले कमरे में हुई थी। जब वह अवसाद में चली गई, तब भी उसने उसकी देखभाल की, और यहाँ तक कि जब वह अपने
मल से खेलने लगी, तब तक वह मर गई। उसने उसके दफन की रस्में भी निभाईं क्योंकि उसका भाई इसे सहन नहीं कर सका। श्रीमती क्रॉफ्ट के घर में जाने के बाद कथावाचक ने देखा कि वह शायद ही कभी अपनी पियानो बेंच पर बैठने से हिलती है। जब वह पहली रात काम से घर आता है तो वह उसे बेंच पर अपने बगल में बैठने का आदेश देती है। फिर से वह उसे ताला जांचने के लिए कहती है और उसे चांद पर अमेरिकी झंडे को शानदार कहने के लिए कहती है। हालांकि वह मूर्ख महसूस करता है, लेकिन वह जैसा कहता है वैसा ही करता है और यह हर रात उनकी दिनचर्या बन जाती है। वे श्रीमती क्रॉफ्ट के सोने से पहले चांद उतरने के बारे में अजीब तरह से चर्चा करते हैं। कथावाचक जानता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के जाने से पहले चांद पर झंडा गिर गया था, लेकिन वह खुद को ऐसा कहने के लिए नहीं ला पाता। शुक्रवार को जब उसका किराया चुकाने का समय आता है तो कथावाचक लगभग पैसे पियानो की चौखट पर रख देता है, लेकिन देखता है कि श्रीमती क्रॉफ्ट दालान में पियानो बेंच पर बैठी हैं। पैसे को लावारिस छोड़ने और उसे वापस लेने के लिए अपनी बेंत के सहारे चलने के बजाय वह सीधे उसके हाथों में रख देता है। जब वह काम से लौटता है तो वह उसे अपने बगल में बैठने का आदेश नहीं देती जैसा कि वह आम तौर पर करती है, लेकिन वह फिर भी बैठ जाता है। वह उससे 2 बार कहती है कि यह आपकी बहुत मेहरबानी थी और वह देखता है कि वह अभी कथावाचक को यकीन नहीं होता कि इतनी बूढ़ी महिला होने के बावजूद श्रीमती क्राफ्ट अकेली रहती हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद कथावाचक की मां ने विधवा होने के लिए खुद को ढालने से इनकार कर दिया और अंधकार की दुनिया में और भी डूबती चली गई। वह अनुचित रूप से परिवार, दोस्तों या मनोचिकित्सक क्लिनिकों से मदद नहीं मिल सकी। किशोरावस्था में कथावाचक अपनी मां की देखभाल करता था, जबकि उसका भाई परिवार को चलाने के लिए काम पर जाता था। अब जब वह श्रीमती क्राफ्ट की उम्र जानता है तो कथाकार लगातार उसके बारे में चिंता करता है। अचानक हर दिन जब वह अभी भी जीवित है, एक चमत्कार की तरह लगता है। वे अपनी दिनचर्या को जारी रखते हुए गर्मियों को बिताते हैं। हालांकि कुछ रातें जब वह पियानो बेंच पर सो जाती है तो कथाकार उसके पास रहता है, इस बात पर अचंभित होता है कि उसका जीवन कितना लंबा हो गया है और 1866 में जब वह पैदा हुई थी तब से अब दुनिया कितनी अलग है। वह कभी कभी रात में उसका हालचाल पूछता है और हर शुक्रवार को वह सीधे उसके हाथों में किराया देता है, लेकिन इन सरल इशारों के अलावा वह बहुत कुछ नहीं कर सकता। अगस्त के अंत में माला के आने से ठीक पहले कथावाचक को उससे एक पत्र मिलता है। इसमें अभिवादन नहीं है, क्योंकि उसका नाम इस्तेमाल करने से एक अंतरंगता की धारणा बनती है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा था। बॉस्टन के अभ्यास के लिए टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा गया यह पत्र उसके अकेलेपन और बर्फ के बारे में उसकी चिंता को व्यक्त करता है। कथावाचक को कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि वह उसे नहीं जानता। वह उसके आगमन को अपरिहार्य लेकिन अर्थहीन के रूप में देखता है। वह उसका चेहरा भी याद नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद कथावाचक एक भारतीय महिला के साथ एक दुर्घटना देखता है जो साड़ी पहने अपने बच्चे को सड़क पर घुमा रही है। एक अमेरिकी महिला का कुत्ता थोड़ी देर के लिए साड़ी को काट लेता है और कथावाचक को अचानक एहसास होता है कि माला को इस तरह की चीजों आना उसका कर्तव्य है, उसका स्वागत करना, उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना। चिढ़कर उसे याद आता है कि अपने माता पिता से 5 मील दूर होने के कारण वह रो पड़ी थी। कथावाचक अमेरिका के अभ्यस्त हो चुके हैं, उनके कॉन्स और मिराज क्राफ्ट के साथ उनके शामें पुरुष खास ऐसी चीज होगी जो सामान होगा, लेकिन फिर भी वह अपने आने से पहले एक बड़े अपार्टमेंट में किराए पर ले गया है। जब भी वह क्राफ्ट के घर से बाहर की ओर मुड़ता है तो वह कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं करता है और यह उसे निराश करता है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उनके लंबे जीवन में उनके साथ की गई रूपरेखा में समय को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। शुक्रवार को कथावाचक उन्हें बाहर जाने की सलाह देता है। मैंटल ऐसे कपड़े पहनती हूँ जैसे वे किसी पार्टी में जा रहे हों। इससे उसे पछतावा होता है क्योंकि उसने घूमने के अलावा कुछ और योजना नहीं बनाई थी। वह उन्हें श्रीमती क्राफ्ट के घर ले जाती है ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि सबसे पहले वह कहाँ रहती थी। वह टिप्पणी करता है कि यह एक बड़ा घर है और आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमती क्राफ्ट की देखभाल कौन करता है,
लेकिन कथावाचक का कहना है कि वह खुद की देखभाल करता है। जब कथावाचक घंटी बजाता है तो हेलन दरवाजा खोलती है और बताती है कि मिराज क्राफ्ट को चोट लगी है। वह और उस मेटालिक स्टील में जहां वह लेटी हुई है, और मिराज क्राफ्ट कथावाचक के साथ ऐसी पेशकारी आती है जैसे कि कोई समय ही नहीं बीता हो। वह अपनी चिलचिलाती लकड़ी की शिकायत करती है और पूछती है कि वह अपनी पुलिस की छवियों के बारे में क्या सोचती है। उसका कहना है कि यह शानदार है, जो कि मेटल मुर्गियां बनाती है। पियानो बेंच पर इलिनोइस में मिराज क्राफ्ट से पूछा गया कि वह कौन है, और कथावाचक का कहना है कि वह उसकी पत्नी है। जब मिराज क्राफ्ट ने उन्हें आदेश दिया और उनकी जांच की, तो पहली बार गले लगाने के लिए वाचक को सहानुभूति महसूस हुई। लंदन में जीवन को उबकाई बनाने की कहानी याद आ गई। मल कुल मिलाकर उसके साथ रहने के लिए दुनिया भर में चला गया है, और उसे एहसास होता है कि जब वह मरेगी तो उसका असर वही होता है, और जब वह मरेगा तो उसका असर वही होता है। कथावाचक को पता चला कि श्रीमती क्राफ्ट ने शायद पहले कभी किसी महिला को तलाक में नहीं देखा होगा। उनका दावा है मैडम क्राफ्ट एक परफेक्ट महिला हैं। कथावाचक हंसता है और वह और मैलिड पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। श्रीमती क्राफ्ट के फ्लोर में यह वह क्षण है जब कथावाचक और माला के बीच दूरी कम होने लगी। इसके बाद वे एक साथ शहर की खोज करते हैं, अन्य बंगालियों से दोस्ती करते हैं, साथ में तस्वीरें लेते हैं जिसमें आपके माता पिता को भेजा जा सकता है, और शारीरिक अंतरंगता की खोज की जाती है। वे स्थानीय आश्रमों में भारतीय समुद्र तट हैं, लेकिन चार्ल्स नदी पर नावों को बयान करते हुए भी देखते हैं और हार्वर्ड यार्ड में खोदे गए हैं। कथावाचक उसे अपने जीवन के बारे में, लंदन और बॉस्टन में अपवित्र होने के बारे में जाता है। माँ अब अपना सिर नहीं बढ़ाती या अपने माता पिता के लिए रोटी नहीं रखती है, लेकिन वह कभी कभी अपने बेटे को रोटी कहकर याद करती है। कथावाचक और माला उसके साथ समय पर स्थिर रहते हैं, लेकिन दोनों को पता है कि उनकी मृत्यु के बाद वह चावबेटा हार्वर्ड। कभी कभी कथावाचक अपने बेटे श्रीमती क्राफ्ट के घर को दिखाता है और 1969 की गर्मियों में वापस चला जाता है। आश्चर्यचकित होता है कि वह और माला कभी अजनबी थे। जब भी वह अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता करता है, जब वह और माला एक दिन मर जाते हैं, तो उसे याद आता है कि वह खुद 3 महाद्वीपों पर जीवित रह चुका है। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर केवल कुछ घंटे बिताए, लेकिन वह इस नई दुनिया में 30 साल तक टिका रहा। जबकि यह एक सामान्य उपलब्धि है, वह अभी भी खुद को अपने जीवन से हैरान पाता है।